नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 रनिंग है और उसी की तैयारियां, उसी की प्रैक्टिस मैं आपको प्रतिदिन पिछली परीक्षा को बेस बना करके यहाँ पर करा रहा हूँ। सवालों का वही पैटर्न, वही अप्रोच मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि इस समय परीक्षा में लगातार आपको देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग मेरे साथ एक एक सवाल से यहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी बनाइए। सेशन को अपने स्तर पर एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक एक सवाल को हल करते हुए अपनी तैयारी को जो आगे आपका पेपर है उसके लिए मजबूत कर लें। सबसे पहले आप लोग बढ़ें और पहले सवाल से यहाँ पर इस कनेक्टिविटी को देखें। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंपली आप सोचें कि इसको हम सॉल्व कर लें और इसका आंसर डिसाइड कर लें तो आई थिंक बहुत टाइम टेकन होगा, बहुत ही इसमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, आप देखिए इसका 7 से प्रोडक्ट है भी देख पा रहे हैं, इसका 2.5 से प्रोडक्ट है भी देख पा रहे हैं और यहाँ पर 5 का प्रोडक्ट है भी देख पा रहे हैं। इस आधार पे अगर हम लोग सोचे कि हम चले सबसे, चलो ठीक है, हम 6 का गुणा कर सकते हैं, 7 का गुणा कर सकते हैं, 25 का भी लकली पहाड़ा हम लोग को आता है, हम लोग कर सकते हैं, 5 का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, बट ये फिर भी टाइम टेकन है। फिर भी जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास 4 बार यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, फिर जोड़ना घटाना, तो इतना आसान नहीं है। हम लोग इसको दो तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, एक तो डिजिटल सम से या तो हम लोग यूनिट डिजिट से। दोनों आधार पे हम सोल्यूशन निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम पर हम लोग क्या करते हैं, डिजिट के सम को एक सिंगल डिजिट बनाने की कोशिश करते हैं। वहां से डिजिटल सम पे एक बात और प्रॉब्लम होती है कि हमें सारे ऑप्शंस के भी डिजिटल सम को मैच कराना पड़ता है, एक समस्या होती है। यूनिट डिजिट अगर बन जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। और हम देख रहे हैं कि सबके डिजिट लास्ट में अलग है, तो हमारा पूरा फोकस यूनिट डिजिट की तरफ जाएगा। उसमें भी एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर अंतिम दूसरे डिजिट की बात कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग नोटिस करें, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास 8.25 है, इसका गुणा आप 6 से कर रहे हो, इधर आपके पास 3.14 है, इसका गुणा आप 7 से कर रहे हो, जबकि आगे देखिए 2.758 है और जब इसका गुणा आप 2.5 से करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उधर आपके पास देखिए 4 पॉइंट कितना है, 365 है, इसका गुणा आप 5 से कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है ना कि हमको केवल 2 ही डिजिट लास्ट के लेने हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर देखो, अगर जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो अंतिम के 3 डिजिट हमें दिखेंगे, तो हमको जब अलाइन करना होता है तो डिजिट टू डिजिट के प्लेसेस को सेट करना होता है। जैसे इसकी बात करिए, 6 पंचे 30, अंतिम में 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब गुणा करेंगे 7 चौके 28, अंतिम में 8 आया। प्लस माइनस का भी विशेष ख्याल रखिए आप लोग, प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखिए, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना हो। इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैं 25 से 8 का गुणा करूंगा, 25 अट्ठे 200, शून्य हासिल 20 हुआ, 25 पंचे 125, 25 से अगर गुणा 5 का करेंगे 25 पंचे 125 होगा। यहाँ पर दशमलव का स्थान भी निर्धारित करना थोड़ा सा क्रिएट होगा, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें देखिए 2 स्थान पर था, इसमें भी 2 स्थान पर था, इसमें और इसमें 3 स्थान पर था। इसमें जब 1 स्थान का और प्रोडक्ट होगा तो 4 स्थान पर हो जाएगा। मतलब इस प्रोडक्ट को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा और दशमलव के बाद के 2 स्थान की वैल्यू को सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, 25 अट्ठे 200, शून्य हासिल 20, 25 पंचे 125 है, 5 से मल्टीप्लीकेशन है, 125 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 145 होगा, हासिल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 125 में अगर 20 जोड़ा तो हासिल मतलब 145 हुआ, हासिल 14 हुआ। 25 सत्ते 175 है, 175 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 75 10 85 4 कितना हो जाता है, 85 4 89 होगा। तो आपका ये 9 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा बताइए, 18 हो गया। फिर 25 दूना 50 है, आगे के टर्म्स को जाने का मतलब नहीं होता, हालांकि चले जाएं। 25 दूना 50 है, 50 में 18 जोड़िए तो 68 होता है। और यहाँ पर कितने स्थान पर, 3 और 1 4 स्थान पर दशमलव लगेगा। मतलब हम लोग को अंतिम में यहाँ पर 9 डिसाइड होता दिखेगा। ये समझने की जरूरत है, नहीं तो फंस जाएगा मैटर। करेक्ट है। अब लास्ट में इसकी तरफ आइए, सेम उसी तरह सोचना होगा। 5 पचे 25, इसमें और प्रॉब्लम देखिए इस बात की नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव 3 ही स्थान पर है, तो हम 3 स्थान को सेट करके हमें 2 स्थान की वैल्यू चाहिए। 5 पचे 25 की 5 हासिल 2 होता है, 5 छंगे 30, 30 2 कितना होता है, 32। यहाँ पर हमें 2 लेना चाहिए। अब समझिए देखिए कितना हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ। अब आप देखिए ध्यान से कितना हो रहा है, 8 2 कितना होता है, 10 होता है, माइनस 10 कर दीजिए, प्लस 9 हो गया। तो यह मान आया -1। नेगेटिव जब कभी आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 10 जोड़ देते हैं, 10 में 1 घटा तो यह मान कितना हो जाएगा, 9। अंतिम में जिसका 9 है वही इस सवाल का उत्तर है, जो कि देखिए डी ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन होगा। और किसी में 9 था नहीं, तो पहले सवाल का करेक्ट हल आपके सामने है, जो कि कितना है, 12.59 इस सवाल के लिए करेक्ट हल है। अब अगले सवाल पर आइएगा। देखिए हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जब सवाल को पढ़िए तो आपको एकदम क्लियर होगा। एक संख्या है 5 8, बहुत पूछा जाता है। 5 8 के 764 है। कह रहा है ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य है, 11 से कटती है। तो आपसे कहा गया k² - 3k का मान बताइए क्या होगा।
के स्क्वायर माइनस 3k के लिए हमें k का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल पाएंगे आप मेरी बात को समझिएगा। इसके लिए हमें देखिए 11 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, जो कि हम अल्टरनेट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, ऐसे इस तरह से डिफरेंस करके। सॉरी, अल्टरनेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एक अंक के अंतराल पर चलना पड़ता है। इसका जोड़ करिए, इसके साथ जोड़ करिए, इसी प्रकार से यहाँ पर इस तरह से जोड़ करिए। जोड़ का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 के टेबल में आए तो संख्या 11 से कटती नजर आती है। या तो हम सबसे बेहतर रहता है कि हम पेयर के हिसाब से चलें। पेयर का मतलब ये होता है कि आप देखिए ऐसे पेयर बना लें, ऐसे पेयर बना लें, मतलब दो दो का पेयर बनाया जाता है। आपको यहाँ पर प्रत्येक का डिफरेंस करना है। डिफरेंस में भी प्रायोरिटी इस बात की देनी है, प्रायोरिटी नहीं मैंडेटरी है, एकदम मस्ट है कि आप अगर इसको इससे घटा रहे तो सब में वही करिए। जैसे हम यहाँ पर 4 से 6 घटाएंगे तो 7 से k घटाएंगे, 8 से 5 घटाएंगे, सब में ऐसे करेंगे। मान लो मैंने 8 से 5 घटाया 3 आया, 7 से k घटाया 7 माइनस k आया, ऐसे 4 से 6 घटाया -2 आया। इन सब को हमने उठा के जोड़ा, जोड़िए देखिए कितना आता है। जोड़ने पर आया 3 7 10 होता है। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं देखिए 7 3 10, 10 में से 2 निकला -k हुआ, तो 8 -k हुआ, बराबर 0 होना है तो k का मान 8 हो जाएगा। अर्थात k की जगह पर 8 पुट कर देने से संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसका मान हम यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8 का वर्ग -3 गुणे 8 कर दिया, तो 8 का वर्ग होता है 64 में से 24 घटा दीजिए, यह मान आपका कितना हो जाएगा 40। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड सवाल आपका डन होता है। थर्ड पर आइए। 1974 में 1974 में एक शहर की जनसंख्या 2,22,900 थी। 1974 में यह संख्या 2,22,900 थी। इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशक तक, दशक मतलब प्रति 10 वर्ष, प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है। पहले दशक में 50% बढ़ी, फिर अगले दशक में भी 50% बढ़ी। तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 74 से 94 मतलब 20 साल, हर 10 साल पर 50% जनसंख्या बढ़ रही है। तो आप 1974 लिखें और इससे हम पहुंच रहे 1994। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक 2 दशक की बात है, 2 दशक की बात है और 50% का इंक्रीज है। आपको पता है 50% की हर दशक में जनसंख्या में वृद्धि होती है। 50% को 1/2 लिखते हैं, अर्थात 2 से 4 हुआ, 2 से 4 नहीं 2 से 3 हुआ, फिर से आपका 2 से 3 हुआ। कहां से हो रहा है दिख रहा होगा आपको, 2 में 1 जोड़कर 3 होता है, फिर 2 में 1 जोड़कर 3 होता है। अर्थात यह मान आपका कितना है? यह मान आपका 4 है। और यह मान कितना है बताएं? यह मान आपका 9 है। 4 से यह जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 9 हो गई। 4 से यह जनसंख्या बढ़कर के 9 हो गई। 1974 में 2,22,900 थी और यहाँ का मान आपको बताना है कि क्या हो जाएगी। आइए देखिए कैसे हम लोग करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, फिर आपके पास दोनों 4 सते 28, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 55,725 हो गया। इसको आप 9 से केवल गुणा कर दीजिए। 9 से गुणा करने पर 9 पच्चे 45, अंतिम में 5 केवल एक ही ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन, बाकी सबको इग्नोर करिए। ये आ जाएगा 5,01,525। यह आपकी जनसंख्या हो जाएगी उस शहर की दूसरे दशक पर, मतलब 1994 तक। 74 से 94 पहुंचते पहुंचते जनसंख्या 5 लाख के ऊपर हो गई। कितनी हो गई आपके सामने ऑप्शन में दिया है। तीसरे सवाल का उत्तर डी ऑप्शन में आपके सामने है। चौथे सवाल पर आइए। एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 40 रन है। 20 मैच खेलता है तो उसकी प्रत्येक पारी का औसत 40 रन माना जाता है कि हर पारी में उसने 40 रन बनाया है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर, एक मैच था जिसमें उसने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए थे, अगर उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हटा दें तो शेष 19 मैचों में उसका स्कोर का औसत कितना होगा। अगर उस सबसे बड़ी पारी को निकाल दिया जाए तो उसका औसत कितना हो जाए। मतलब आप चाहें तो इसको ट्रेडिशनली चल सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग में लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना सोच करके अगर हम एकदम ट्रेडिशनल जाते हैं, संख्या था ये औसत था, संख्या मतलब पारी, और यहाँ पर योग रख लीजिए। जैसे हमने कहा कि 20 पारी खेला था, 40 के औसत से रन बनाया था, कुल 800 रन बनाया होगा, क्योंकि हम सबको पता है योग बराबर औसत गुणे संख्या है। अब एक पारी उसने निकाला, संख्या हो गई पारियों को 19, ठीक है। औसत में यहाँ पर जो भी आया, अभी हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर उसने अपने उस सबसे हाईएस्ट स्कोर को हटा दिया, अर्थात 78 को हटा दिया। 78 को जब हटा देगा तो यहाँ पर 722 हो जाएगा उसका टोटल स्कोर। 722 हमारे पास टोटल है, 19 पारियां हैं, हमने 19 से भाग किया, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 3 बार गया यहाँ पर 57, 57 में 13 जोड़ने पर 70 और 2 और 15 मतलब 19। फिर आप देख लीजिएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 8 बार, 19 अट्ठे 152।
38 उसका स्कोर का औसत हो जाएगा जब वह सबसे हाईएस्ट निकाल देगा। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा जैसे हम निकाल देने वाला कॉन्सेप्ट जो बताते हैं या समूह में शामिल करने वाला जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उस पर भी ले जाके आंसर कर सकते हैं, बट हमें नहीं लग रहा है कि बहुत नीड है। आप ऐसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सवाल। ठीक है, चौथा नंबर डन होता है। पांचवें पर आइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त हो। 12 से काटूं, 16 से काटूं, 20 से काटूं तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाए, 9। ये हमने 4 अंक की संख्या के लिए कोई ट्रेडिशनल मेथड लगाने का निर्णय नहीं लिया है, सीधा डिविजिबिलिटी पर जाना चाहूँगा। एक संख्या सोचूंगा जिसको जब मैं 12 से काटूं, भाग करूं, 16 से भाग करूं, 20 से भाग करूं, तो हर दशा में जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर 9 आए। रिमाइंडर देखिए कब आता है, जब जो भाजक है अगर वो सबसे कट रहा है, मतलब उनका एलसीएम है, या सबसे कट रहा है, एलसीएम ना भी सोचे तो सबसे कट रहा है, उसमें हम अगर रिमाइंडर को जोड़ दें, रिमाइंडर को या जो आपने 9 लिखा जोड़ दें, यह जो मान होगा वही आपका वह नंबर होगा, वह संख्या होगी जिसको जब 12 से भाग करूंगा तो भी शेषफल 9 आएगा, 16 से भाग करूंगा तो भी शेषफल 9 आएगा, 20 से भाग करूंगा तो भी शेषफल 9। एक क्राइटेरिया उसने दिया है कि संख्या 4 अंक की हो, दूसरा भाग देने पर शेषफल सबका 9 आए। तो हम एक काम करते हैं, हम समझ गए कि अगर संख्या की डिविजिबिलिटी की बात करें तो डिविजिबिलिटी ए है, इसमें शेषफल जुड़ा है, इसका मतलब सारे ऑप्शन में शेषफल को अगर हम जोड़ कर रखे हैं तो हमें सबसे शेषफल को घटाना चाहिए। 9 घटाएं, 9 घटाएं, 9 घटाएं, 9 घटाएं। मैंने इसमें से 9 घटाया तो 1008 आया, 8 9 17 होता है। इसमें से घटाया तो 1040 आया, इसमें से घटाया तो 1208 आया। ठीक है, इसी तरह से इसमें से घटाया तो 1200 आया। मैं डिविजिबिलिटी पर आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा बात को। डिविजिबिलिटी हमें किसकी किसकी देखनी है, 12 की, 16 की और 20 की। मतलब हमें 12 से चेक करना है, हमें 20 से चेक करना है और 16 से चेक करना है। 12 का मतलब जो संख्या 4 से कटे, 3 से कटे वह 12 से कटती है। 16 से कटने का मतलब अंतिम 4 अंक 16 से कटे तो वह 16 से कटती है। 20 से का मतलब भी होता है 5 से कटे और 4 से कटे तो संख्या 20 से कटती है। कोई संख्या 5 से कटती है तो उसके अंतिम अंक में आपको 0 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। 5 की कोई गुंजाइश नहीं है, 0 ही पॉसिबिलिटी पर आएगा। क्यों? क्योंकि संख्या को 16 से भी कटना है, 4 से भी कटना है। अगर वो 5 दे देगा अंत में तो 4 और 16 से तो नहीं कटेगा, इसलिए अंत में तो 0 होना मस्ट है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन देकर 2 ही ऑप्शन आपके पास है। अब 4 की भाज्यता देखिए, दोनों 4 से कट रहे हैं। 5 का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 3 और एक कंफर्म कर लीजिए, इससे काफी क्लियरिटी हो जाएगी। 16 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 1 5 सभी अंकों का जोड़ यहाँ पर 5 हो रहा है तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। कुल मिला के जो 1200 है यह संख्या आपकी 3 से कटेगी। इसका मतलब वह 4 अंक की 1209 है, जिसको जब मैं 12 से, 16 से और 20 से भाग करूंगा तो शेषफल हर दशा में कितना आएगा, 9 आएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर शेषफल 9 के लिए है। 5वां सवाल आपका डन होता है। आप सभी लोग डी ऑप्शन में इसका उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, सही उत्तर आपके सामने है। अगले सवाल पर आइएगा। एक कार रेंटल कंपनी, एक कार जो किराए पर देने वाली कंपनी है, कारों को $1 है, $50 प्रतिदिन, और जो बड़ी कारें हैं उसके लिए $80 प्रतिदिन किराए पर देती है। आप ले लीजिए कार उससे, $50 प्रतिदिन छोटी कारें पर, जो छोटी आती हैं गाड़ियां, और बड़ी एसयूवी जो आती है उसके लिए $80 प्रतिदिन लेता है। एक दिन में कुल 13 कारें दिया उसने और $920 कमाया। $920 किराए पर दिया गया, तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर उसने दिया था, इसको सीधा एलिगेशन पर ले जाइए। एक कार के लिए आपको पता है $50 है, छोटी कार लिख देता हूं और यहां पर बड़ी कार लिखता हूं। छोटी कार के लिए एक दिन का $50 है, ठीक है, मतलब एक कार का $50 है। दूसरा बड़ी कार के लिए एक दिन का $80 है, $80 है। दो मतलब उसने 13 कारें दी है, एक दिन में कुल 13 कारें दी हैं। हमने माना, चलो सोचा कि सभी 13 कारें उसने छोटी दी है, इसका मतलब उसे मिलना चाहिए था 650 रुपए या डॉलर, लेकिन 650 तो है नहीं, तो 920 है। हमने सोचा चलो सब बड़ी ही कारें होंगी शायद, तो बड़ी कारों की बात किया तो 13 8 104 आया। 104 मतलब यहाँ पर आप समझ रहे ना, 10 तो 40 आना चाहिए था डॉलर में, लेकिन 1040 भी नहीं, तो 920 है। तो 920 यहाँ पर बीच में रखकर जो एवरेज है आप एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन से हमें उनकी छोटी और बड़ी कारों की संख्या का अनुपात पता चल जाएगा। अनुपात देखिए कैसे निकाला जाएगा। 0 हो गया, 12 से 5 7 होता है, 8 से 6 2 होता है, 270 हो गया। इसका डिफरेंस करिए, 0 4 से 2 होता है, 10 से 9 1 होता है। ये खत्म करो, 3 चौके 12 है, 3 9 27 है। 4 और 9 का रेशियो बनेगा, 4 और 9 का रेशियो बनेगा, मतलब 4 अगर छोटी कारें हैं तो 9 बड़ी कारें हैं। तो कह रहा है कितनी बड़ी कारों को किराया। अब यहाँ पर हमने देखा कि कुल कारों की संख्या 13 है, कुल कारों की संख्या 13 है, अनुपाती पदों का जोड़ भी 13 है,
इसका मतलब छोटी कारें 4 थी, बड़ी कारें 9 थी। सीधा सीधा क्योंकि जुड़कर आ रहा है ना, तो हमसे बड़ी कारों की संख्या पूछा है, तो बड़ी कारें आपके पास 9 थी, अर्थात उसने कुल बड़ी कारों के रूप में 9 कारें किराए पर दी थी। सवाल छठा था, उत्तर आपका 9 है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, ध्यान से नोट कर लें। अगले सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं। शालिनी क्या करती है, अपनी कार से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 270 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शालिनी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगी। औसत चाल होती क्या है बताइए, औसत चाल क्या होती बताइए, कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दूरी तो समझ में आ रही है, चालें दे रखी है, और यहाँ पर देखिए दूरी है 270, तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये चाल है, समय नहीं है। तो समय जैसे हमें शालिनी को क्या करना पड़ेगा, समय निकालने के लिए उसकी कुल दूरी कितना तय किया उसने 270, और किस चाल से तय किया है 54। समझ रहे हैं, 9 छंगे 54 होता है, 9 तिरिक 27, 30 हो गया, 6 पंचे 30, मतलब यहाँ पर लगा होगा 5 घंटे जो शालिनी ने पहली जर्नी कवर किया है। और दूसरी जो दूरी थी 300 किलोमीटर उसको कवर किया था 30 की गति से, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही गया होगा 10 घंटे होंगे। कुल दूरी जो हो रही है वो हो रही 270 प्लस 300, और समयों की बात किया जाए तो पहले लगा था 5 घंटे, अभी लग रहा 10 घंटे। जोड़िए यहाँ पर तो 570 होगा, डिवाइड बाई 15 होगा। समझ रहे हैं, अब आप इसको सॉल्व करिए, हल करिए, देखिए आंसर कितना आता है। 15 से काटिए, 15 यहाँ 45 होता है, 45 12 15 8 120, 38 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड होगी, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सिंपल सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब है अपने स्तर पे, बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से आप इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं, 7वां डन है। 8वें पर आइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री। इसके कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर है, जो उसका कर्ण है और आधार है उसके बीच कितना अंतर है। यदि क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है और √2 का मान यहाँ पर, मतलब कैलकुलेशन पर जाना है हम लोग को, एक ऐसे समकोण त्रिभुज मैंने सोचा, देखिए ये बना दिया, ये बना दिया, ये 90 डिग्री है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर क्यों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु है, और 90 के सामने कर्ण होगा, कर्ण होगा, पाइथागोरस का नियम फॉलो करेगा। अगर इसको मैंने ए बोला तो यह भी क्या होगा, ए होगा। तो यह भुजा क्या हो जाएगी पता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का मतलब होता है a√2, क्या हो जाएगा, a√2, अर्थात कर्ण कितना हो गया, a√2। करेक्ट है। अब आप आगे चलो, देखो क्षेत्रफल हमको दिया है, मैं आपको बता दूं, कोई समकोण त्रिभुज होता है तो जो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस का मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो गया, अर्थात एरिया जो होगा a²/2 होगा। एरिया कितना होगा बताएं, a²/2 होगा। एरिया की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसने हमसे कहा कि हमको क्षेत्रफल तो पता ही है, अब हमको देखो एरिया कंफर्म हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इसके आधार, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, यह समकोण त्रिभुज का नियम है। समकोण त्रिभुज के नियम के आधार पर हम लोगों को यहाँ पर a और a का वर्ग a² प्लस a² बराबर इसका वर्ग होता है। हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इसका डिफरेंस बता दो कितना होगा। जैसे हम लिख दें a√2 माइनस हमको a बताना है, a√2 माइनस हमको a बताना है। अब आपको एक बात बता देना चाहिए, चाहता हूं कि हमको क्षेत्रफल पहले से दे रखा था, यहां से हम भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए पहले इसको ना करके यही कर लो। एरिया की जगह लिखिए 392 बराबर a² डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 2 से गुणा करें, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6 7, 784 a² का मान है, तो a बराबर √784 होगा, जिसका वर्गमूल 28 होता है, 8 8 64 के हिसाब से, मतलब a का मान 28 हो गया। यह भुजा आपकी 28 है और यह भुजा आपकी 28√2 होगी। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि मतलब हमें इन दोनों का अंतर बता दो कितना है। 28√2 माइनस 28 कर दीजिए, तो 28 कॉमन कर ले तो √2 माइनस 1 होगा। अब √2 की वैल्यू आप सबको अभी भी बता ही चुका हूँ, 1.4 है, एक घटा दे तो कितना होगा, 0.4 होगा। गुणा करें, 4 8 32, 4 दूना 8 3 11 है। यहाँ पर 11.2 हो जाएगा इनका डिफरेंस, उस वैल्यू का उपयोग करके और इस चीज़ से अप्लाई करके आंसर आपके सामने है। 8वां सवाल डन है। तो 8वें सवाल का उत्तर आपने नोट कर लिया, सभी लोग को कंफर्म हो गया होगा, सभी लोग इसको तय कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ लेकर। 9वां सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 7 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 7 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 448 है तो एलसीएम एचसीएफ के बीच का अंतर ज्ञात करो कितना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को एलसीएम
और एचसीएफ का रेशियो दिया है। कह रहा कि एलसीएम एचसीएफ का 7 गुना है, 1 है और 7। इस तरह के सवाल बन रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। समझ रहे हैं, इस तरह का सवाल बन रहा है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सेकंड स्टेज हुआ था, उसमें भी इस टाइप का सवाल पूछा गया था, अंतर दिया था, मतलब रिलेशन टाइप के सवाल इस टाइप के बनते हैं आपके यहाँ। यदि दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को दिया है तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर हमको बताना है कितना हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम को आपने 7 लिया है और एचसीएफ को 1 लिया है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट तो नहीं सोच सकते, संख्या तो सोच सकते हैं 7x और 1x, करेक्ट है ना। इनका जो प्रोडक्ट होगा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात मैं लिख सकता हूँ 7x² बराबर आप 448 तो लिख ही सकते हैं। 7 से डिवाइड करें, 7 छंगे 42 होता है, 7 चौके 28। x² का मान 64 अगर है तो x का मान 8 तो होना तय है, क्योंकि वर्गमूल होता है। अब हमसे सवाल में कहा है दोनों के बीच का अंतर बता दो कितना होगा। ये 7x है और 1x है, मतलब यह मान 8 है और यह 7 8 56 है। समझ रहे हैं ना, 7 8 कितना है, 56 है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, 48 8 56 होता है, दोनों का डिफरेंस इतना हो गया। या ऐसे भी डिफरेंस 7 और 1 का डिफरेंस यही तो होता है। तो 1 बराबर अगर आपका 8 है तो 6 बराबर 6 8 कितना है, 48 है। अंतर उन दोनों संख्याओं का 48 है। राइट सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, करेक्ट आंसर आप लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, 10वां नंबर लिखा। देखिए इस तरह के सवाल को भी पढ़िए। 3 फरवरी 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4000 पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में हमको बताना है। इस तरह के सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं टाइम में, क्योंकि टाइम जो है आपको पीरियड दिया है 3 फेब 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक। यहां पर हमको दिन को प्रॉपर काउंट करना पड़ेगा। दरअसल जो फरवरी है 2024 की है, जो आपको लीप ईयर के रूप में दिख रहा है, और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। अगर हम 3 फरवरी से शुरू करेंगे तो यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या 26 होगी। और इधर अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं 4 अप्रैल पर, तो 4 अप्रैल तक आने का मतलब ये है कि आपको बीच में मार्च मिलेगा। मार्च हो जाएगा 31 दिन का, और अप्रैल में 4 दिन और लिए जाएंगे। 4 1 5 4 1 5 6 11 3 2 5 1 6, कुल 61 दिन देखने को मिल रहा है। 61 दिन की बात है। और आपको बता दूं कि आपको जब भी कभी दिन मिले तो उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग करना होता है। 365 से भाग करने से यह साल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप 61 बटे कितना कर देंगे। और वैसे भी यह ऑर्डिनरी ईयर है नहीं, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 366 दिन होता है, तो आप इसको 366 से भाग कर दे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको दर दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए जो रूल होता है बेसिकली आप जानते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन है 4000 गुणे ब्याज दर कितना है 5.25 है, गुणे समय आपके पास देखिए मैंने लिख दिया 61 बटे 366 है, ठीक है। और यहाँ पर गुणे आप 100 और कर दीजिए। इससे हम पूरा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेंगे और इसको पूर्णांक में आंसर देंगे। दशमलव हटा दे, 2 जीरो और यहाँ पर लगता दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो इसका खत्म, 1 जीरो और खत्म हो गया। अब और चीज़ें समझिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये 366 है और ये 4 है, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है। 5 से इसको एक बार काट सकते हैं, 5 1 के 5 है, 5 पचे 25 है। मेरे पास ऊपर है 2 गुणे 105 2 गुणे 105 गुणे 61 बटे 366। अब इसको थोड़ा सा हल करना है और आंसर बताना है कि निकटतम देखिए आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए नियरर सारे नंबर्स हैं, नियरर सारे नंबर है, 33 है, 35 है, 34 है, 36, इसलिए प्रॉपर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें। 61 दूना कितना होता है बताइए, 122। 122 गुणे 105 करिए और बटा आप यहाँ पर 366 करिए, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर हमको पता चलेगा। मैं 122 गुणे, क्योंकि सब कुछ इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है और कुछ था नहीं। अगर 122 का मैं 100 से गुणा कर दूं तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। 5 से और गुणा करके जोड़ दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 5 1 के 5 1 6, तो जुड़ करके 0 1 6 2 8, 12810 है। और भाग किससे करना है, 366 से। 366 से जब मैंने इसको भाग किया तो 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर हो जाएगा, 3 ही बार जाएगा, जो ऐसे है वहां पर। 3 छंगे 18 होता है, 3 छंगे 18 1 19, 3 तिया 9 1 10 होता है। 10 से 11 से 8 3 होता है, 11 से 8, और यहाँ पर 17 से 9 8 होता है, 17 से 9 8 होता है, फिर 1 हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब देखिए कितना बार जा रहा है, यही सबसे सब कन्फर्म होगा। जैसे अगर हम 4 बार लेकर सोचें, 5 बार देखिए, 5 छंगे 30, 5 छंगे 30 3 33, कैरी 3, 5 तिया 15 3 18। देखिए 6 बार अगर हम लेकर 5 बार लेके जाते हैं तो 5 छंगे 30,
5 छंगे 30, 3 33 की 3 हासिल 3, 5 दिया 15, 3 18, एकदम एग्जैक्टली कट रहा है। 366 से सीधा सीधा कट रहा है और 35 जा रहा है, तो 35 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। कुछ लोग गलती से अगर 365 लिखेंगे तो कन्फ्यूजन्स आएंगी, क्योंकि 365 दिन तो नॉर्मल ईयर में होता है और 2024 लीप ईयर है, तो उसके आधार पर यह आंसर आपका कितना बन रहा है, 35 यहाँ पर साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। सवालों की संख्या 10 है, सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। इसी तरह के पैटर्न आप तैयार करिए और इसी प्रकार का अप्रोच लेकर के अपनी तैयारियों को कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमेशा जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।